ज़्यादा हामिद रज़ा साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। जो दहशतगर्दी का चैलेंज है, पहले तो उसके ऊपर आपसे बयान ले लूँ, क्योंकि 27 दिसंबर है। हमारी डिटर्मिनेशन और रिज़ॉल्व और तवज्जो, मुझे लगता है थोड़ी सी उसमें कमी आ गई है वक्त के साथ साथ। जितनी क़ुव्वत के साथ ज़रब अज़ब और रद्दुल फ़साद शुरू हुए थे, अब ये दहशतगर्दी नज़र नहीं आनी चाहिए थी, दोबारा बड़ी क़ुव्वत के साथ नज़र आ रही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने दिसंबर के हवाले से 3 चीज़ों का तज़किरा किया और यकीनन चौथी चीज़ भी आपके मद्देनज़र होगी, शायद आपके ज़हन से निकल गई। वो कायद डे था 25 दिसंबर का, और हमें पाकिस्तान के लिए उस कायद डे को और उस पैगाम को भी हमेशा याद रखना है। दूसरा, जहाँ तक आपने अपने इंट्रो के अंदर और आपने लास्ट वीक में भी अपने प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से बात की, मैं देखें इस मामले के ऊपर बिल्कुल क्लियर इसलिए भी हूँ कि हमारी जो पार्टी थी, ये पाकिस्तान की पहली रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने तालिबान और टीटीपी की मुखालफत की थी, और माई फादर वाज द फर्स्ट वन हु स्टूड अप इन द नेशनल असेंबली अगेंस्ट सूफी मोहम्मद एंड द शरीयत ऑफ तालिबान। और उसकी कीमत मेरी जमात ने तकरीबन 250 शहादतों की, इंक्लूडिंग माई फादर, उनकी असैसिनेशन, वो हमने उसकी कीमत चुकाई। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान और ज़रब अज़ब जो हमारे 2 ऑपरेशन थे, वहाँ तक तो ये काम होता रहा, और ज़ाहिर है सानिया APS भी एक बहुत बड़ा सानिया था। उसके बाद पूरी कौम इकट्ठी हुई, 80,000 के करीब शहादतें हुई। बट विद ग्रेट रिग्रेट आई हैव टू से कि फॉर द लास्ट 5 to 6 years, इफ़ नॉट 5, मिनिमम ऑफ 4 years, हमारी जो तवज्जो है वो दहशतगर्दी के इशू के ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। हमने एक मरतबा उन दहशतगर्दों को एरेडिकेट किया पाकिस्तान के जिन एरियाज़ के अंदर वो मौजूद थे, जो हमारे एरियाज़ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं, स्पेशली हमारा KPK के एरिया एंड सम पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि उनकी स्लीपिंग सेल्स जो उस वक्त इंतहाई वीक हो चुके थे, चाहे वो जनूबी पंजाब में हो और स्पेशली बहावलपुर और रहीम यार खान के ज़िला में हो या जंग के अंदर हो, उन स्लीपिंग सेल्स को दोबारा पनपने का मौका दिया गया। चूँकि हम अंदरूनी इंतशार और खलफशार का शिकार थे, और हमारे सिक्योरिटी इदारों समेत इन लोगों को वो स्पेस किसने दी? मैं इसके ऊपर मेरी बड़ी तशवीश है, क्योंकि मीडिया ने भी इसके ऊपर बहुत हिम्मत दिखाई थी, बड़ा जोर लगाया था उस बयानिए को डेवलप करने में कि ये जो इंतहा पसंदी दहशतगर्दी है, पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रही है। और पाकिस्तानी फ़ौज का एक सिपाही जो शहादत देता है, उस कौम का बेटा है, वो शहादत रायगा नहीं जानी चाहिए। वो बयानिया हम लोगों ने बनाया था, और इसको कंप्रोमाइज़ होता हुआ देख के बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। 4 साल वो स्पेस किसने दी उन दहशतगर्दों को दोबारा आएँ और स्पेस ऑक्यूपाई कर लें? सर वो स्पेस ज़ाहिर है, देखिए अब कल बलूचिस्तान में 5 शहादतें हुई, हमारा तो दिल खून के आंसू होता है। हमने तो फतवा दिया था कि जो पाकिस्तान के फ़ौजी जवान का सर काटेगा वो पाकिस्तान में रहने का हकदार नहीं है। मसला ये है कि ना सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बल्कि हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी तवज्जो भी इस जानिब से कम होगी। मैं बरमला इस बात का इज़हार कर रहा हूँ। और जब हमने तालिबान के साथ और TTP को हमने वेलकम करके उनके साथ हमने शेक हैंड किया था, मैंने उस वक़्त ये बात कही थी कि आप एक अफरीद के साथ, आप जालिम दरिंदों के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक हल है कि उनको एरेडिकेट किया जाए, रादर देन कि आप उनको पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर एंटर होने की इजाज़त दें। लेकिन उस वक़्त भी जो ताकतवर लोग थे उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारों ने हमारी बात को नहीं सुना, हुकूमतों ने हमारी बात को नहीं सुना, और उसका रिज़ल्ट आज ये है कि आज दोबारा ये कौम शहादतों की तरफ चल पड़ी है। हमारा आम आदमी हो, हमारा रेंजर्स का जवान हो, हमारा FC का जवान हो, आज दोबारा शहीद हो रहा है। तो इसके अंदर आप डॉक्टर मुसद्दिक, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?